सफेद झूठ, दिल छू लेने वाली कहानी। शरद, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे पैरों में बहुत सूजन आ रही है और कमर में भी। ज्योति ने रात के सन्नाटे में करवट बदलते हुए अपने पति शरद से कहने की कोशिश की। उसकी आवाज में एक दबी हुई कराह थी। शरद ने झल्लाहट में अपनी आंखों से बाहर हटाई और मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। ज्योति, प्लीज यार, अभी ऑफिस की टेंशन कम नहीं है जो तुम घर की रामायण शुरू कर देती हो। सुबह से शाम तक घर पर रहती हो, आराम ही तो करती हो। माँ बता रही थी कि आजकल तुम दोपहर में 2-3 घंटे सोती हो, फिर भी थकान। और ये पैरों में सूजन वूजन सब वहम है। थोड़ा वॉक किया करो। अब सोने दो, कल मेरी बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है। शरद ने कंबल मुंह तक खींच लिया और दूसरी तरफ करवट ले ली। ज्योति की आंखों में आए आंसू अंधेरे में ही जब चुप हो गए। वे क्या बताती कि जिसे उसकी सास दोपहर की नींद कहती है, वे असल में छत पर पापड़ और अचार सुखाने की चिलचिलाती धूप वाली मेहनत होती है। शरद को सच सुनना ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए माँ का कहा पत्थर की लकीर था। ज्योति ने चुपचाप एक दर्द निवारक गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि कल का दिन उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं होने वाला था। अगले दिन शरद और ज्योति की शादी की 5वीं सालगिरह थी। शरद ने सुबह उठते ही ज्योति को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया, लेकिन उसके लहजे में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। नाश्ते की टेबल पर शरद की माँ कुंती जी ने बड़े उत्साह से कहा, शरद बेटा, आज शाम को पार्टी की चिंता तुम मत करना। मैंने सब इंतजाम सोच लिया है, बस तुम समय पर आ जाना। आखिर मेरे बेटे बहू की सालगिरह है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। शरद ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप रहने दीजिए ना। मैंने कहा था कि हम बाहर होटल में डिनर कर लेंगे। घर पर फालतू में आप और ज्योति परेशान होंगे। कुंती जी ने तुरंत बात काटी, अरे बाहर का खाना भी कोई खाना होता है, और फिर तेरी बुआ, मासी और फूफा जी भी सब आ रहे हैं। घर की बात ही अलग होती है। तो चिंता मत कर, मैंने हलवाई को बोल दिया है, वो अपनी पूरी टीम के साथ आएगा और सब संभाल लेगा। ज्योति को तो बस तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करना है। मैंने इसे सुबह ही कह दिया कि आज कोई काम ना करे। ज्योति रसोई में खड़ी चाय छान रही थी। सास की ये सफ़ेद झूठ सुनकर उसका हाथ कांपा और चाय की कुछ बूंदें स्लेब पर गिर पड़ी। हलवाई? कौन सा हलवाई? सासू माँ ने तो सुबह ही उसे मेनू थमा दिया था। 50 लोगों के लिए दाल मखनी, शाही पनीर, पुलाव, रायता और 3 तरह की मिठाइयाँ, और हिदायत दी थी कि खबरदार, जो शरद को बताया वो फिजूल खर्ची करेगा। हम घर की औरतें हैं, घर का पैसा बचाना हमारा धर्म है। चुपचाप लग जा काम पर। शरद आश्वस्त होकर ऑफिस चला गया। उसने जाते जाते ज्योति से कहा, देखो माँ कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। हलवाई बुक कर दिया ताकि तुम्हें आराम मिले, और तुम हो कि बस उनकी शिकायतें ढूंढती रहती हो। शाम को अच्छे से तैयार होना। मैंने जो वो नई वाली साड़ी दी थी ना, वही पहनना। शरद के जाने के बाद घर का दृश्य पूरी तरह बदल गया। कुंती जी ने सोफे पर पैर पसार लिए और टीवी का रिमोट हाथ में ले लिया। ज्योति, खड़ी क्या है? 10 बज गए हैं, मटर छीलना शुरू कर। और सुन, पनीर के टुकड़े एक साइज के होने चाहिए, वरना मेरी नाक कट जाएगी रिश्तेदारों में। और हाँ, काम जल्दी निपटाना, शाम को तुझे तैयार भी होना है, नहीं तो लोग कहेंगे कैसी फूहड़ बहू है। ज्योति ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और काम पर लग गई। एक अकेली जान और 50 लोगों का खाना। मिक्सर की आवाज़, कुकर की सीटियाँ और बर्तनों की खन खन के बीच ज्योति की सिसकियाँ दब गईं। उसके पैरों की सूजन अब और बढ़ गई थी। खड़े खड़े उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन रुकने की इजाज़त नहीं थी। कुंती जी बीच बीच में रसोई के दरवाजे पर आकर केवल हुक्म चला जाती, काजू का पेस्ट थोड़ा बारीक पीसना, या गुलाब जामुन की चाशनी ज़्यादा गाढ़ी मत कर देना। मदद के नाम पर उन्होंने एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं दिया। शाम के 7 बजते बजते
ज्योति की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वे किसी भट्टी से निकली हो। पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसने जैसे तैसे सारा खाना तैयार किया, ड्राइंग रूम साफ किया और फिर भागकर कमरे में गई तैयार होने। जब मेहमान आने शुरू हुए तो ज्योति सजी धजी खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे की थकान मेकअप की परतों के नीचे भी साफ झलक रही थी। शरद भी ऑफिस से आ चुका था और मेहमानों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। अरे कुंती, क्या खुशबू आ रही है, लगता है आज तो दावत है, शरद की बुआ ने कहा। कुंती ने गर्व से सीना चौड़ा किया। अरे दीदी, बस आप लोगों के लिए खास बनारस वाले महाराज को बुलाया है। मैंने कहा पैसे कितने भी लगे, स्वाद में कमी नहीं आनी चाहिए। ज्योति एक कोने में खड़ी ट्रे में पानी के गिलास सजा रही थी। ये सुनकर उसे लगा जैसे किसी ने उसके अस्तित्व पर तमाचा मारा हो। उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका दर्द, सब कुछ बनारस वाले हलवाई के नाम हो गया। तभी शरद ज्योति के पास आया और फुसफुसाया, ज्योति तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो और स्माइल क्यों नहीं कर रही? माँ ने इतना सब किया, हलवाई बुलवाया, कम से कम खुश तो दिखो। ज्योति ने कुछ कहना चाहा, शरद वो, लेकिन तभी कुंती जी की आवाज़ आई, अरे ज्योति, जरा अंदर से स्टार्टर्स तो लेके आ। महाराज शायद किचन के पीछे वाले हिस्से में काम कर रहे हैं, तू बस सर्व कर दे। ज्योति चुपचाप रसोई की तरफ मुड़ गई। पार्टी शवाब पर थी, सभी खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह, ये शाही पनीर तो लाजवाब है, दाल मखनी का टेक्सचर तो देखो, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा है। शरद गर्व से फूल रहा था। उसे अपनी माँ की मैनेजमेंट स्किल्स पर नाज हो रहा था। खाना खत्म होने के बाद शरद को प्यास लगी। पानी का जग खाली था। उसने सोचा, ला मैं खुद ही किचन से पानी ले आता हूँ, ज्योति तो मेहमानों में व्यस्त होगी। वे रसोई की तरफ बढ़ा। जैसे ही शरद रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, वे ठिठक गया। वहां का नज़ारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में कोई हलवाई नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था। बर्तनों का पहाड़ सिंक में पड़ा था, फर्श पर आटा बिखरा था और वहाँ एक छोटे से मोड़े पर ज्योति बैठी थी। वे अपने नंगे पैरों को दबा रही थी जो सूजकर हाथी के पांव जैसे हो गए थे। उसके सामने एक थाली रखी थी जिसमें मेहमानों का बचा हुआ ठंडा हो चुका पुलाव और थोड़ी सी ग्रेवी थी। वे सूखी आंखों से यांत्रिक रूप से खाना मुंह में डाल रही थी। उसकी साड़ी, जिसे शरद ने बहुत चाव से दिलवाया था, जगह जगह से पानी और हल्दी के दागों से खराब हो चुकी थी। शरद ने नजरें घुमाई। वहाँ कोई बड़े बर्तन नहीं थे जो केटरिंग वाले लाते हैं। वही घर के पुराने पतीले कढ़ाइयाँ थी जो अब जले हुए और गंदे पड़े थे। यानी ये सारा खाना, 50 लोगों का खाना ज्योति ने अकेले बनाया था। तभी कुंती जी वहाँ आ थपकी। उन्होंने शरद को नहीं देखा था, उनका ध्यान ज्योति पर था। अरे महारानी, यहाँ बैठकर ठूस रही है? बाहर बुआ जी को खीर चाहिए और ये बर्तन का ढेर कौन साफ करेगा, तेरा बाप? जल्दी हाथ चला, कल सुबह काम वाली नहीं आएगी, मुझे किचन साफ चाहिए। शरद, जो दरवाजे की ओट में खड़ा था, सन्न रह गया। ये वही माँ थी जो बाहर कह रही थी, मेरी बहू तो बेटी है। ये वही माँ थी जिसने कहा था हलवाई है, ज्योति को आराम मिलेगा। शरद ने एक गहरी सांस ली। उसका भ्रम, उसका विश्वास सब कांच की तरह बिखर गया था। उसे याद आया बीती रात ज्योति का कहना, पैरों में सूजन है। उसे याद आया ज्योति का मुरझाया चेहरा। उसने महसूस किया कि वे कितना बड़ा अपराधी है। वे चुपचाप ड्राइंग रूम में वापस गया। मेहमान अब विदा ले रहे थे। कुंती जी, खाना बहुत शानदार था, उस हलवाई का नंबर ज़रूर दीजिएगा, एक रिश्तेदार ने जाते हुए कहा। कुंती जी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं व्हाट्सएप पर दूंगी। जब आखिरी मेहमान चला गया तो कुंती जी सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उफ, मैं तो थक गई मेहमान नवाजी करते करते। शरद, देखा कैसा शानदार फंक्शन हुआ, तेरे पापा होते तो कितना खुश होते।
शरद दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आवाज़ बेहद शांत लेकिन बर्फीली थी। हाँ माँ, फंक्शन बहुत शानदार था और सबसे शानदार था वो बनारस वाला महाराज। कुंती जी थोड़ा सकपका गई। हाँ, वो तो पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैसे दे दिए मैंने उसे। कितने पैसे दिए माँ? शरद ने पूछा। मैंने उसको 20,000 रुपये नकद दिए थे कैटरिंग के लिए और 10,000 अलग से डेकोरेशन के लिए। अरे वो हिसाब बाद में कर लेंगे, तू थक गया होगा, जा सो जा। कुंती जी ने बात टालनी चाहिए। नहीं माँ, हिसाब आज ही होगा। शरद ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रखा। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। पिछले हफ्ते ज्योति को चक्कर आया था। मैं उसे छुपकर डॉक्टर के पास ले गया था। तब नहीं जब आप सो रही थी, बल्कि तब जब आप अपनी किटी पार्टी में थी। डॉक्टर ने कहा है उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है और उसे खून की भारी कमी है। उसे बेड रेस्ट की ज़रूरत थी। कुंती जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शरद रसोई की तरफ बढ़ा और ज्योति का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लाया। ज्योति घबराई हुई थी। उसके हाथ अभी भी झूठे थे। इस महाराज को देखिए माँ। शरद ने ज्योति को सोफे पर बिठाया। ये है वो हलवाई जिसने आज आपकी इज्जत बचाई और बदले में आपने इसे क्या दिया? गालियाँ, बचा हुआ खाना और झूठ। शरद, तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है? कुंती जी ने आंसुओं का नाटक शुरू किया। मैंने तो बस पैसे बचाने के लिए। आखिर पैसा घर में ही तो रहा, भविष्य के लिए ही तो जोड़ रही हूँ। किसका भविष्य माँ? शरद चिल्लाया। एक मुर्दा बहू का भविष्य या एक ऐसे बेटे का भविष्य जो अपनी पत्नी का हत्यारा बन जाए? आपने पैसे बचाए नहीं, आपने मेरी पत्नी का खून चूसा है। मैंने आपको एसी लगवाने के लिए पैसे दिए, आपने लगवाया नहीं और ज्योति से कहा कि शरद मना कर रहा है। मैंने आपको कामवाली के लिए पैसे दिए, आपने उसे निकाल दिया और ज्योति से कहा कि कामवाली भाग गई। आज आपने केटरिंग के पैसे भी हजम कर लिए और इस बीमार हालत में इससे 50 लोगों का खाना बनवाया। ज्योति रो रही थी, लेकिन आज उसे शरद का हाथ अपने कंधे पर महसूस हो रहा था, एक सुरक्षा कवच। शरद, ये औरत तुझे मेरे खिलाफ भड़का रही है। कुंती जी ने आखिरी पेतरा फेंका। इसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी माँ। शरद ने अपनी नम आंखें पोंछी। इसकी खामोशी और किचन में पड़े जो छूटे बर्तन सब सच बोल रहे हैं। मैं अंधा था जो मुझे आपके प्यार के नाटक के पीछे का क्रूर चेहरा नहीं दिखा। मुझे लगा आप माँ हैं, पर आप तो एक मालिक की तरह बर्ताव कर रही थी और इसे बंधुआ मजदूर समझ रखा था। शरद ने ज्योति को खड़ा किया। चलो ज्योति। कहाँ? ज्योति ने कांपती आवाज में कहा। होटल, शरद ने दृढ़ता से कहा। आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम वहाँ खाना खाओगी जहाँ तुम्हें परोसा जाएगा। तुम परोसोगी नहीं। और कल से, शरद ने माँ की ओर देखा, कल से इस घर का हिसाब मैं रखूँगा। राशन से लेकर मेड तक सब मैं खुद मैनेज करूँगा। आपके हाथ में अब 1 रुपया नहीं आएगा। और रही बात सेवा की, तो अब आपकी सेवा वही करेगा जिसे आप पैसे देंगी। मेरी पत्नी अब इस घर में सिर्फ पत्नी बनकर रहेगी, नौकरानी नहीं। कुंती जी सन रह गई। उनका बरसों का बना हुआ जाल एक पल में काट दिया गया था। शरद ज्योति को लेकर मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। ज्योति ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस आलीशान ड्राइंग रूम में कुंती जी अकेली बैठी थी, बिल्कुल अकेली। उनकी झूठी शान और पैसों का घमंड धरा रह गया था। गाड़ी में बैठते ही शरद ने ज्योति के सूजे हुए पैरों को अपनी गोद में रख लिया और धीरे से दबाने लगा। आई एम सॉरी ज्योति, मुझे माफ़ कर दो। मैंने देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। ज्योति ने शरद के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके आंसुओं ने बता दिया कि आज उसे उसका पति, उसका स्वाभिमान और उसका घर वापस मिल गया था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।